सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टॉप क्रॉसिंग या चरम संकरण। तो प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें मादा पशु को अपनी वंशावली के अंतिम सांड से मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रजनन को चरम संकरण या टॉप क्रॉसिंग कहते हैं। यानी जो भी मादा पशु है, उस मादा पशु को उसकी वंशावली का जो अंतिम सांड होता है, जो अच्छी नस्ल का होता है, उसे क्रॉस करवाया जाता है और इसे ही टॉप क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट आपके बैक क्रॉस या पितृ संकरण। तो ऐसा प्रजनन जिसमें दो अलग अलग शुद्ध नस्लों के नर व मादा पशुओं में सहवास करवाया जाता है तथा उसे उत्पन्न संतति को पुनः अपने शुद्ध पैतृक से सहवास कराया जाता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को बैक क्रॉस कहते हैं। यानी दो अलग अलग नस्ल है जिसके शुद्ध नर और मादा पशुओं के बीच में सहवास करवाते हैं और उससे जो संतति उत्पन्न होती है, उस संतति का क्रॉस शुद्ध पैतृक से करवाया जाता है। तो इस प्रकार के संकरण को पितृ क्रॉस संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं और वो शुद्ध जनक प्रभावी या अप्रभावी किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे बैक क्रॉस है, इस विधि का उपयोग है जो ज़्यादातर जेनेटिक स्टडी के लिए किया जाता है। मान लो नर और मादा दो जनक है, एक कैपिटल टी है और दूसरे में जो जीन है वो स्मॉल टी है। ये जनक है, दोनों अपने आप में 100% शुद्ध है। एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। इससे युग्मक बनेंगे तो इससे बनेगा कैपिटल टी और इससे बनेगा स्मॉल टी। जब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मकों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो इसे कैपिटल टी स्मॉल टी संतति बनती है और ये संतति प्रथम पीढ़ी की संतति है। इसमें कैपिटल टी प्रभावी है जबकि स्मॉल टी अप्रभावी है। तो ये जो संतति बनेगी, उस संतति में मिश्रित लक्षण होंगे, प्रभावी के गुण भी होंगे और अप्रभावी के गुण भी होंगे। जब इस संतति का क्रॉस पैतृक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी शुद्ध जनक के साथ करवाया जाता है तो निम्न प्रकार की संतति उत्पन्न होती है। ये तो अपनी प्रथम पीढ़ी की संतति थी जिसे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। दूसरा है कि इसका क्रॉस अपने को पैतृक पीढ़ी के शुद्ध जनकों से करवाना है, वो चाहे नर हो चाहे मादा हो, लेकिन शुद्ध होने चाहिए। तो अगर इस संतति का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसका युग्मक बनेगा कैपिटल टी और यदि इसका क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो इससे युग्मक बनेगा स्मॉल टी। और इसमें क्या होता है कि जब इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से करवाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध पशु प्राप्त होगा। अगर इसी कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से करवाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी संकर पशु प्राप्त होगा। दूसरा आपके यदि इस कैपिटल युग्मक का क्रॉस इस कैपिटल टी युग्मक से होता है तो संकर संतति पैदा होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यदि इस अप्रभावी लक्षण का क्रॉस या अप्रभावी युग्मक का क्रॉस अप्रभावी युग्मक से करवाया जाता है तो भी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध संतति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध पशु प्राप्त होते हैं, कितने प्रतिशत संकर पशु प्राप्त होते हैं। तो इसमें 25% है जो प्रभावी लक्षण के पशु प्राप्त होंगे, 50% संकर पशु प्राप्त होंगे और 25% अप्रभावी लक्षणों वाले पशु प्राप्त होंगे। जो अप्रभावी तो है लेकिन अपने आप में कैसे हैं, शुद्ध है।
तो ये आपके बैक क्रॉस हो गया। तो इस बैक क्रॉस के बाद में क्या है कि आपके संकरण के प्रकार थे वो कंप्लीट हो गए। अब अपन देखेंगे कि संकरण के क्या लाभ हैं। संकरण विधि के माध्यम से दूसरी नस्ल के अच्छे गुणों को अपनी संतति में प्राप्त करना। संकरण ऐसी विधि है जिसके माध्यम से किसी नस्ल के अच्छे गुणों को अपन चाही हुई संतति में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, संकरण द्वारा नई नस्ल पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि जो संकरण से संतान उत्पन्न होती है वो संतान बहुत तेज, फुर्तीली व अधिक उत्पादन देने वाली होती है। जैसे दूध उत्पादन है, ऊन उत्पादन है, अंडा उत्पादन है, मांस उत्पादन है, ये सब है जो संकर नस्ल का बहुत अच्छा होता है। और संकरण से जो नस्ल उत्पन्न होती है वो नस्ल बहुत ही तेज, फुर्तीली और हमेशा अलर्ट रहने वाली होती है। अब जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होंगे। तो संकरण की हानियाँ देखते हैं, संकरण की कौन कौन सी हानियाँ हैं। अगर अपन संकरण विधि से प्रजनन करवा रहे हैं तो संकरण विधि को अपनाने के लिए पशुपालक को अलग अलग नस्लों के शुद्ध नर और मादा पशु जनक के रूप में ज़्यादा रखने पड़ते हैं। इसलिए यह प्रजनन की महंगी विधि है। महंगी विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि में शुद्ध नस्ल के ज़्यादा पशु रखने पड़ते हैं, इसलिए यह विधि महंगी भी है। और इसके अलावा जब भी अपन संकरण करवाते हैं तो कई बार संकरण से अनैच्छिक गुण है वो पशु में आ जाते हैं और अपने पास अनैच्छिक गुणों वाली संतति पैदा हो जाती है जिसका कोई विशेष महत्व भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपके कि जो पशु होता है उस पशु का फैट परसेंट कम हो जाता है। संकरण विधि से पशु के फैट परसेंट में कमी आती है। और जब लगातार संकरण करवाते रहते हैं तो पशु में शुद्ध लक्षण है जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते जाते हैं और पशु में लिंग संबंधित बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है। तो ये आपके संकरण से हानियां थी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेडिंग अप या कर्मोन्नति, जो बहुत ही अच्छी विधि है और सुविधाजनक भी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेडिंग अप या कर्मोन्नति किसे कहते हैं। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें कुछ नस्ल के चुने हुए सांडों को देसी या अशुद्ध किस्म की मादाओं से सहवास करवाया जाता है तथा उससे उत्पन्न मादा संतति को पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध नस्ल के सांड से सहवास करवाया जाता है। तो 6 से 7 पीढ़ी में बिल्कुल शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है जिसे ग्रेडिंग अप या कर्मोन्नति कहते हैं। यानी प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें चुने हुए सांडों का सहवास या क्रॉस देसी या अशुद्ध नस्ल की मादाओं के साथ करवाया जाता है और उस सहवास से जो मादा संतति उत्पन्न होती है उस मादा संतति का क्रॉस बिल्कुल शुद्ध नस्ल के सांड से 6-7 पीढ़ी तक लगातार करवाया जाता है। तो 7 पीढ़ी में लगभग 99% शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है और इस प्रकार के प्रजनन को ही ग्रेडिंग अप या कर्मोन्नति कहते हैं। और ये नस्ल सुधारने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें 6-7 पीढ़ी में अपने को 99% शुद्ध पशु प्राप्त हो जाता है। तो अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो सबसे पहले अपने पास एक नर और एक मादा 2 पशु है।
उन दोनों पशुओं में एक पशु है जिसमें 50% शुद्धता है और 50% अशुद्धता है, दूसरा पशु है वो भी 50% शुद्ध है और 50% अशुद्ध है। यानी इस पशु में शुद्धता का प्रतिशत 50% है और इस पशु में अशुद्धता का प्रतिशत भी 50% है। यानी दोनों ही पशु 100% शुद्ध नहीं है, 50% शुद्ध है। तो जब इन पशुओं के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो 25% लक्षण इसके आएंगे और 25% लक्षण इस पशु के आएंगे। तो जो भी अपनी प्रथम पीढ़ी में संतति पैदा होगी उस संतति में ये 50% शुद्ध है, ये 50% शुद्ध है, तो उस संतति में कितने लक्षण जाएंगे? आधे जाएंगे, 25 इसके और 25 इसके। तो ये नस्ल अपनी 50% शुद्ध प्राप्त हो जाती है। ध्यान से समझना इसको। ग्रेडिंग अप है तो ग्रेडिंग अप की प्रथम पीढ़ी में अपने को 50% शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है। 50% बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी संकरण की किसी विधि में नहीं हो रहा था ऐसा, ग्रेडिंग अप में हो रहा है। फिर इस प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतति का क्रॉस 100% शुद्ध नस्ल के सांड से करवाते हैं तो क्या होगा? 25% लक्षण तो इसमें इस संतति के आएंगे और 50% लक्षण इस नर सांड के आएंगे जो अपने आप में 100% शुद्ध है। तो F2 पीढ़ी में जो संतति पैदा होगी उस संतति में 75% शुद्ध लक्षण होंगे। कितनी अच्छी बात है, दो पीढ़ी में 75% शुद्ध लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। उसके पश्चात इस मादा संतति का क्रॉस पुनः उसी नस्ल के 100% शुद्ध सांड से करवाना है तो इसके आधे लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे तो आधे हो जाएंगे इसके 37.5% और 50% लक्षण इस शुद्ध सांड से आएंगे। तो तीसरी पीढ़ी में 87.5% शुद्ध लक्षण वाली नस्ल प्राप्त होती है, 87%। इसके पश्चात वापस इसी नस्ल का क्रॉस करवाना है अपने को 100% शुद्ध सांड से। तो चौथी पीढ़ी में 93.75% शुद्ध पशु प्राप्त होता है। इसमें 50% लक्षण इस शुद्ध सांड के होंगे और 50% लक्षण इस तीसरी पीढ़ी की जो संतति है उसके होंगे। तो इसके 50% हो जाएंगे आपके 43.75%। तो चौथी पीढ़ी में अपने को 93% शुद्ध पशु प्राप्त होता है। इस नस्ल का क्रॉस पुनः 100% शुद्ध सांड से करवाना है तो अपने को पांचवी पीढ़ी में 97% शुद्ध पशु प्राप्त हो जाता है। इसमें से 50% इस पीढ़ी में से आएंगे और 50% इसमें से आएंगे तो पांचवी पीढ़ी में 97% शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है। इस पांचवी पीढ़ी में उत्पन्न मादा संतति का क्रॉस पुनः 100% शुद्ध सांड से करवाते हैं तो छठी पीढ़ी में अपने को 98.50% या 98.5% शुद्ध पशु प्राप्त हो जाता है। तो इससे अच्छा फ़ायदा अपने को और इतना जल्दी फ़ायदा किसी भी विधि से नहीं मिल सकता जितना आपको ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति से मिलता है। तो ये प्रजनन की बहुत अच्छी विधि है कि इस विधि से 6 से 7 पीढ़ी में बिल्कुल शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन ग्रेडिंग अप के लाभ और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े हो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।